नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आज भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में। आगरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने विकास पथ का कार्यक्रम रखा है और आज चर्चा करेंगे तमाम उन विकास कार्यों के ऊपर और खास तौर पर हमारे खास मेहमान आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके साथ में पैनल डिस्कशन भी करेंगे। जहां तक भारत वहां तक भारत 24। इसी अप्रोच के साथ भारत 24 लगातार ऐसे कई सारे कार्यक्रम करवा चुका है। एटा हुआ, मथुरा हुआ, बरेली, लखनऊ, बनारस, मेरठ और आगरा की बात करें तो आगरा में इससे पहले 3 इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और आज भी 2 कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए हैं भारत 24 के द्वारा। भारत 24 का मानना है कि जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, खासतौर पर विकास पथ की अगर कार्यक्रम की बात करें, इससे पहले भी विकास पथ कार्यक्रम रखा जा चुका है और उसमें विकास के ऊपर चर्चा की गई है। अब दावे तो हर कोई कर देता है, लेकिन उन दावों और वादों को निभाना कितना ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है और जिम्मेदारी निभाने के लिए भी जो लोग दायित्व उठाते हैं उनके लिए भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भारत 24 की बात करें तो 1 साल से ज्यादा चैनल को आए हुए हो गया और इतने कम टेन्योर में कई सारे कीर्तिमान भारत 24 ने अपने नाम पर किए हैं। हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्र की अप्रोच की वजह से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है और हर एक व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया है और उसी मौके की बदौलत आज ये चैनल लगातार ग्रो कर रहा है। शुरुआत करूंगी कार्यक्रम की। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट अमंग अस, जिसमें हमारे साथ में मिस्टर धर्मवीर प्रजापति जी हैं, मिनिस्टर हैं जेल के यूपी गवर्नमेंट में। इसके साथ में युवराज अमरीश पाल सिंह है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर समीर भाटी हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ साथ में हेमलता जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से कि वो मंच पर आए और सभी गेस्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आए और लैंप लाइटिंग से शुभ शुरुआत कार्यक्रम की जाए। इस बीच जोरदार तालियों के साथ में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगी आप सभी से कि आप सभी अपना स्थान नीचे ग्रहण करें और कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से कि वो स्टेज पे रहें और साथ साथ में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी से भी कि वो भी मंच पर ही रहें। हम अपने पहले पैनल की शुरुआत करेंगे। साथ साथ में हमारे बीच में आगरा की मेयर मौजूद हैं और हेमलता जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी स्टेज पर आए और पहले पैनल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे विकास के ऊपर और तमाम उन कार्यों के ऊपर जो कि सराहनीय हैं आप सभी के द्वारा किए गए।
ओम। पहले तो सभी का स्वागत है। आप सभी यहां पर आए क्योंकि दो कार्यक्रम हैं ये। पहला कार्यक्रम है विकास पथ, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप हेमलता जी मेयर हैं, तो पहले जिम्मेदारों से जवाब लेंगे कि विकास का पहिया कहां जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। प्रजापति जी, आप जेल मंत्री हैं। जेल एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां के विकास की बात कभी करी ही नहीं जाती। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जनता के बीच नहीं पहुंचता है। जेल को एक दुर्गम व्यवस्था माना जाता है, जहां अपराधी जो है अपने अपराध की सजा काट रहा होता है। लेकिन उस अपराधी के साथ वो एक एंगल होता है, वो होता है कि वो भी एक मानव है, उसके विकास, उसके आसपास चीजें बहुत बेहतर हों। तो मैं जो इवेंट का टाइटल है विकास पथ, तो विकास पथ जेल किस दिशा में विकास कर रहा है, ये आपसे पहला सवाल है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि जेल के विषय पे विकास से जुड़ी चर्चा और सबके सामने हो रही है और होनी भी चाहिए। ये बात भी सही है कि बाहर की दुनिया सभी को, वहाँ जो भी जेल में किसी भी धारा में गया हो, बाहर की दुनिया उसे अपराधी मानती है और जेल प्रशासन भी जिस धारा में गया है उसी के अनुसार उसे मानता है। लेकिन हमने जो जेलों का अनुभव किया है वो भी आपके माध्यम से जनता के बीच जाना चाहिए। हर कैदी वहां अपराधी नहीं है। 10 से 15% अपराधी हैं। पेशेवर अपराधियों की संख्या कम है। अनायास घटित घटना में कैदियों की संख्या बहुत बड़ी है। और जो अनायास घटित घटना में कैदी हैं, बाहर की दुनिया उनको भी अपराधी मानती है। ये विषय उनके लिए भी, जब उनके दिमाग में ये चर्चा रहती है कि मैं कैदी हूं, उस समय वो विकृति मानसिकता में चले जाते हैं। तमाम हमने देखा है कि अनमैरिड बच्चियां, वृद्ध माता पिता दहेज में बड़ी संख्या में जेल में है। अनमैरिड लड़कियां कम उम्र की, अगर आजीवन सजा हो गई तो जब वो निकलेगी तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है एक तरह से। जेल में महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं, हमने जब पहली बार देखा तो ध्यान में आया कि बच्चों को जेल में जो खाना मिलता है वही खाना, जमीन पे सोना, कैसे इन बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होगा। ये फिर माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की और उसके बाद में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए 41 जेल में टीचर नियुक्त हैं पढ़ाई के लिए। दूसरा, शारीरिक विकास कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास कोई अलग से बजट नहीं होता। जो हमने योजना बनाई तो हमने जिला प्रशासन से, समाज सेवियों से मिलकर के 53 जेल में बच्चों के लिए खेलने कूदने के चिल्ड्रन पार्क बनवा दिए, जिसमें बच्चे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, 2-3 घंटे खेलेंगे। और ये ध्यान में इसलिए आया हमारे में कि महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं 24 घंटे उनके साथ रहना है और उन महिलाओं पे सिर्फ आपसी केस की चर्चा और उसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। तो ध्यान में यह था कि बच्चे भी उस चर्चा से प्रभावित होंगे, इसलिए उनकी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद की, कम से कम 4-6 घंटे मां से दूर रहें, उस चर्चा से दूर रहें। ये हमने किया है। दूसरा, कैदियों के साथ अगर हमने संख्या, जब हमने विभाग संभाला था तो 1,20,000 के करीब कैदी थे हमारे पास। उसमें से हमने बड़ी संख्या में युवाओं को देखा। जब डिटेल मांगी तो 85%, वो 85 लाख, ये 85,000, 1,20,000 कैदी, 85,000 उसमें नौजवान लड़का 40 साल से नीचे का।
कहीं न कहीं हमने सोचा कि नौजवान देश का भविष्य होता है, प्रदेश का भविष्य होता है, और वो जो नौजवान देश का प्रदेश का भविष्य किसी कारण से न बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है। और जिस घर का भविष्य जेल में है, वो परिवार किस परिस्थिति से जीता है वो परिवार ही जान सकता है, उस परिवार की कोई जानने वाला नहीं है। हमने फिर स्वयं उन नौजवानों के साथ संवाद शुरू किया और हम लगभग 65 जेल में उन नौजवानों के साथ संवाद कर चुके हैं। उन नौजवानों को किसी भी, अब मानिए कि कोई लड़का 15-16 साल में या 18 साल में आजीवन सजा में चला जाता है और वो आजीवन सजा के बाद जब निकलता है 20 साल के बाद, 35 साल का या 40 साल का होने के बाद में, तो जल्दी उसे स्वरोजगार मिलता नहीं, कोई रोजगार मिलता नहीं और रोजगार कोई देता भी नहीं है। जब पता चल जाता है कि ये जेल में रह करके आया है, हमने सभी जेलों को कौशल विकास एमई से जोड़ा है और सभी को ट्रेनिंग करा रहे हैं हर जेल में कि वो काम सीख जाएं, काम सीख जाएंगे, जेल से जब बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार अपना कर सकेंगे। कहीं ऐसी कोई व्यवस्था, ये काम मांगने उसे जाना नहीं पड़े, ये व्यवस्था हमने की है और उसका परिणाम भी आया है। मुजफ्फरनगर की जेल में से कैदी काम सीखने के बाद जब गया तो उसने अपनी दुकान खोली। एक कैदी कपड़ा का काम सीख गया, जेल में कपड़ा बनाने का काम, उसने अपने घर जाकर के लूम की व्यवस्था लगा ली और 4-6 लोगों को और रोजगार दे रहा है। ये व्यवस्था हमने उनके साथ, उनको स्वरोजगार से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमने किया है। दूसरा सबसे बड़ी बात हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल बदला गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी मातृशक्ति महिलाओं को पुराने जेल मैनुअल में मंगलसूत्र पहनने की आजादी नहीं थी, लेकिन हमने आजादी दी है। हमने कपड़ों में छूट दी है, हमने त्योहारों पे त्योहार मनाने की छूट दी है। हमने खीर की व्यवस्था, पूड़ी की व्यवस्था, ये त्योहारों पे हमने किया है। ऐसे अनेक उदाहरण जेल में हुए हैं। मानवीय दृष्टि से भी हमने जेलों में काम किया है। एक कैदी गया अधीक्षक के पास, मैं गरीब परिवार से हूं और मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरी तारीख भी नहीं कर पाएगा। ये मथुरा की घटना है। वहां वो लूम में लगा दिया, काम सीखा, काम सीखने के बाद काम किया और कैदियों को सिखाया। 1 लाख रुपए का उसने काम किया। तारीख उससे वहीं से करता रहा, 40,000 रुपए उसकी तारीख में खर्चा हुए और वो बरी हो गया। बरी होने के बाद 60,000 जो उसे बचे, उसने ई रिक्शा खरीद लिया और 700-800 रुपए उससे कमा लेता है और वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है। कैदियों के साथ जब हमने संवाद किया तो हम अपने संवाद में उनको परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको एहसास कराते हैं। आपके जेल में आने के बाद उनसे, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या आपके रिश्तेदार आते हैं आपके घर? सभी मना करते हैं कि कोई नहीं आता। उनसे पूछा जाता है कि कोई पड़ोसी आता है तो सब मना करते हैं कि कोई नहीं आता। अब एक व्यक्ति उनके परिवार का जेल में है और 60, 70, 80 लोगों के बीच में रह रहा है। एक परिवार उसका बाहर है, माता पिता बाहर है, बाहर रहकर भी कोई रिश्तेदार आता नहीं, कोई पड़ोसी आता नहीं। सभी लोग उसे देखते हैं कि इसका परिवार का वो व्यक्ति है जो जेल में है वो अपराधी है। उस दृष्टि से उसे देखा जाता है। अपमानजनक जिंदगी जीवन जीता है, वो एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। इतना जब एहसास कैदियों को कराया जाता है तब उनको लगता है कि हमारी वजह से बहुत बड़ी गलती हुई है, परिवार हमारा संकट में है। दूसरा, उस परिवार में अगर कोई बेटी शादी के योग्य है, हम कैदियों से पूछते हैं तो बताइए आपका कोई अच्छा परिवार वाला उस बेटी को लेगा? कैदी स्वयं मना करते हैं कि कोई नहीं लेगा। तो हमने कहा उनसे कि बताइए, एक आपकी गलती के कारण आपके माता पिता अपमानजनक जिंदगी जीने को मजबूर, एकाकी जीवन जीने को मजबूर, आपकी बहन का जीवन, वो बेटी का जीवन बर्बाद, अच्छा परिवार कोई लेता नहीं है। उसी परिवार में अगर बेटा कोई शादी के योग्य है तो कोई शादी करता नहीं है, स्वयं स्वीकार करते हैं कैदी। तब ये बातें जब उनको एहसास होता है, उस समय पश्चाताप करते हैं और संकल्प करते हैं। उसी समय फिर हम संकल्प ही कराते हैं कि जेल से बाहर जाने के बाद
दोबारा कोई ऐसी गलती मत करना जिससे परिवार फिर संकट में रहे। तो वो उस समय संकल्प करते हैं। हम मानते हैं। ऐसे संवाद में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमारी बात सुन लीजिए मंत्री जी। हमने कहा आप बैठ जाइए, पूरी बात खत्म हो जाते, एक नहीं दो कहिए। जब पूरी बात संवाद खत्म हुआ तो खड़ा हुआ वो व्यक्ति, बोले अब मैं दो बात कहूंगा। हमने कहा कई कहिए, तीन कहिए। उसने कहा मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूं और मुझे किसी व्यक्ति ने फर्जी आरोप में जेल में भेजा है और मैंने तय किया था, मैं पहली जब खड़ा हुआ था आपसे बात करने के लिए, तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं जाकर के उसे मारूंगा। अब दूसरी बात मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके संवाद के बाद मुझे प्रेरणा मिली है, तब मैंने दूसरी बात सोचा है कि मैं आपसे कहूं। हमने कहा बताइए दूसरी बात। उसने कहा कि मैंने अब यह तय किया है, अब आपने मुझे एहसास कराया है कि मेरा परिवार बाहर बहुत संकट में है, तब मैंने तय किया है कि मैं जिस दिन छूटूंगा और वो व्यक्ति मुझे जेल भेजने वाला अगर बाहर गेट पे मिलता है और मेरे साथ मारपीट भी करता है तो भी मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, सीधा घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे दोबारा जेल में नहीं आना है और परिवार को संकट में नहीं जाना। ये प्रैक्टिकल देखने को हमें मिला है। दूसरा, हमारे अधीक्षकों से हमारी बात होती है, उन्होंने हमें बताया कि आपके संवाद के बाद इतना प्रभाव आया है जेलों में। पहले हमें बैरक खोलने के लिए, कैदियों के लिए हमें जेल प्रशासन के लोग लगाने पड़ते थे। अब एक सिपाही हमारा जाता है, बैरक खोलता है, आकर के सभी कैदी प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का उच्चार करते हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे जो भी है वो व्यवस्था में लग जाते हैं। अब हमें जेल प्रशासन में लोग नहीं लगाने पड़ते कैदियों को खोलने में। दूसरा, एक बहुत बड़ा, इतने 1.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल है, उसमें बंदियों में आपस में कोई वाद विवाद नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा, अभी हमारे पिछली सर्दियों में हमें पता है कि हर जेल में 250, 300, 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनका कोई परिजन मिलने नहीं आता, गरीबी के कारण। तारीख कर करके वो थक चुके या मिलाई करने के बाद थक चुके, छोड़ गए भाग्य भरोसे। उन कैदियों के लिए सर्दियों में जेल का जो कंबल होता है वही कंबल रहता है, गर्म कपड़े उन पे होते नहीं है, बड़े बड़े हॉल होते हैं। ऐसे कैदियों के लिए हमने समाज सेवियों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 37,000 से ज्यादा गर्म कपड़े हमने बंटवाए उन कैदियों के लिए। अभी आगरा की जेल में रक्षाबंधन पे हमें पता चला, आगरा की जिला जेल में कि 150 कैदी ऐसे हैं सालों से उसके पास कपड़े नहीं है, एक जोड़ी कपड़े के अलावा। अभी हमने 2 लोगों से बात की, 50-50 जोड़ी उन्होंने दिए, 50 जोड़ी हमने दिए, 150 जोड़ी कपड़े हमने जब उनको बांटे, कई कैदी भावुक हुए, रोए। एक लड़का बहुत तेज आवाज में रोया, हमने उसे बुलाया, पूछा, उसने कहा कि मंत्री जी अगर आप हमारी चिंता नहीं करते तो सालों से इन्हीं कपड़े में है, पता नहीं इन कपड़ों में हमें कब तक रहना पड़ता। ये मानवीय दृष्टि से हमने काम किया है। अभी कानपुर की जेल में कुछ समाज सेवियों ने कहा कि कैदियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हमने कहा क्या है आपकी इच्छा। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि कैदियों को मिष्ठान वितरण कर दें। तो हमने कहा कुछ नमकीन भी कर दिए, तो उन्होंने समोसा और वो बनवाए जेल में अंदर। जब हम बांटने गए तो सुंदरकांड का पाठ की किताब वो लेकर के गए समाज सेवी। जो व्रत वाले कैदी थे उनको जब बांट रहे थे, कैदी थे 600 व्रत वाले नवरात्रों में जो कानपुर की जेल में, और जब वो सुंदरकांड बांटना शुरू किया तो कैदियों में होड़ लगी। हमने देखा उत्साह, कहीं मैं न रह जाऊं। 2 सके सुंदरकांड थे, कैदी 600 थे, एक वहां बैठा है तो आकर के यहां ले रहा था। ये हमने देखा तो फिर हमने सुंदरकांड हनुमान चालीसा खरीदे, आगरा की जेल में बांटे, हमने मथुरा की जेल में बांटे, और जो उत्साह देखने को मिला उसकी कल्पना से बाहर थी। मंत्री जी, क्योंकि इसी बीच सवाल है, आपने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और सुधार धीरे धीरे होता है। इसी कड़ी में मेरा सवाल है कि बहुत सारे कैदी ऐसे भी हैं जो 5 या 10 हजार रुपए जुर्माना नहीं भरने के चलते लंबे समय तक जेलों में हैं। उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? बहुत अच्छा सवाल किया है। हम ये बोलने वाले थे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शुरू में जब हमें पदभार नहीं लिया था और विभाग मिल गए थे, उसके बाद हमें नवरात्र आने वाले थे। हम सोच रहे थे कि नवरात्रों में पदभार लेंगे, उससे पहले हमने सोचा कुछ अच्छा काम कर लें। पदभार लेने से पहले ध्यान में आया क्या हो सकता है। उससे पहले जेलों की स्थिति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम किसी से मिलाई करने भी नहीं गए, तो जेलों के अंदर की हमें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ही ध्यान में आया
तो हमने एक निर्देश दे दिया कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जेलों में उच्चारण हो, दे दिया और वो शुरू हो गया। उसके पीछे का मैं रहस्य बता देना चाहता हूं, क्यों आया ये मन में, थोड़ा आप भी सब लोग समझ लीजिए। इसलिए आया मन में कि जेलों में कैदी जब रहते हैं बैरकों में, बाहर की दुनिया से कट होते हैं और सिर्फ वही आपस में कैदी वो चर्चा करते हैं, तो अपने केस की और अपराध की जो भी है, जिस धारा में है, उसके अलावा उनके पास कोई चर्चा नहीं है। इसलिए ये मन में आया कि वो चर्चा अगर ये करते रहे 10 साल, 15 साल, 4 साल, जितनी जेल में रहना है, वो चर्चा अगर उनके दिमाग में कहीं घर कर गई और बाहर गए और उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ, तो कहीं दोबारा गलती न कर दें। उस चर्चा में जब उनके पास समय है तो जो मंत्र का उच्चारण करें, फालतू चर्चा न करें। उस चर्चा से बचाने के लिए ये मंत्र का रहस्य था। क्या बात। हेमलता जी, प्लीज। दूसरा मन में ये आया कि बहुत से कैदी ऐसे होंगे जो छोटे छोटे, जैसे अब रेलवे बिना टिकट के पकड़ जाते हैं, छोटे छोटे जुर्माना होता है, जुर्माना नहीं दे पाते तो जेल चले जाते हैं। दूसरा ये ध्यान में आया, हमने जानकारी मांगी, उस समय 380 करीब कैदी निकले। ध्यान में आया, नहीं 136 कैदी निकले, 136 कैदी निकले। 136 कैदियों में 9.5 लाख रुपए। अब 9.5 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे पास भी नहीं थी। सोच रहे थे मन में कैसे हो ऐसा, कैसे वो लोग घर जाएं। ऐसे ही जब अच्छा काम करने की मन में होती है तो ईश्वर मदद करते हैं। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि मंत्री जी कुछ चिंता में है। हमने उसे बताया कि 1-2 केस हमें दे सकता है, 1 लाख 2 लाख वाले। उस व्यक्ति ने कहीं बाहर निकल के चर्चा की किसी से, अंदर आके बोला कि एक ही व्यक्ति कर दे। तो मैंने कहा ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और शाम तक ये फाइनल हो गया। ये 3 तारीख की बात है, 3 अप्रैल की। और 5 अप्रैल को हमने सभी जेल अधीक्षकों की बैठक बुलाई थी। शाम तक ये फाइनल हो गया कि वही व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था, वही पैसा देगा। एक बार उसके मन में आया कि अगर हम इतना पैसा देंगे तो क्या मुख्यमंत्री जी सम्मान करेंगे। हमने कहा भाई मैं काम करा रहा हूं, मैं आपका सम्मान करूंगा। फिर हमने कहा कि 136 कैदी घर जाएंगे, उनके परिजन आपको दुआ देंगे, 136 कैदी दुआ देंगे, उससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। तो उसके ध्यान में आया, 4 तारीख को वो लेकर के आ गए पैसा शाम तक। 5 तारीख को हमने सूचना कर दी थी कि सभी अधीक्षक हमारे कैदियों की संख्या और पैसे की संख्या लेकर के आएंगे। हमने ऐसे ही बैठक में बंटवा दिया। हमने कहा 6 अप्रैल हमारी भाजपा का स्थापना दिवस है, 6 अप्रैल में सभी कैदी 136 कैदी कल छूट जाएं। क्या बात। और 6 अप्रैल को 136 कैदी सब अपने घर चले गए। और आज तक की स्थिति हम बता रहे हैं, अब पूरे उत्तर प्रदेश की जेल में एक भी कैदी जुर्माने में बंद नहीं है। बहुत बढ़िया। 800 से ज्यादा कैदी हम छुड़वा चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब कोई कैदी जुर्माने में जेल में नहीं रहता। एक जानकारी में और दूंगा आपके माध्यम से, इस काम ने ये सूचना माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंची। पीएमओ से फोन आया हमारे पास, कितने कैदी आपने जुर्माने वाले छोड़े, सूचना मांगी। हमने उसी में नोट कर दिया कि आप हमें समय देंगे तो जेल का और अनुभव आपके साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने समय दिया और मुझे बहुत खुशी है कि ये केंद्र ने गंभीरता से लिया और पूरे देश में केंद्र सरकार ने ये योजना चला दी कि जुर्माने में केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी, कोई कैदी जुर्माने में बंद नहीं रहेगा जेल में। पूरे देश में लागू हो गया। क्या बात। मैं थोड़ा क्रिटिकल भी हूंगा आपके पास। पहले हेमलता जी से सवाल है। सवाल इसलिए होता है कि आप दूसरा बड़ा महानगर चला रहे हैं, आप मेयर हैं आगरा के। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे भी उसके बाद सवाल होगा, पर्यटन आता है 70% यहाँ का। आगरा अगर जाना जाता है तो पर्यटन से जाना जाता है, पूरे देश विदेशों में भी पर्यटन से जाना जाता है। ताजमहल है यहाँ पर। तो अहम हो जाता है कि सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप ही वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इसके लिए एक्शन और रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्या मानते हैं आपके आने के बाद आगरा में पहले और आज में क्या बदला? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद दूंगी नेशनल चैनल भारत 24 को कि उन्होंने आज हम जनप्रतिनिधियों को, पुलिस प्रशासन को यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि हम लोग की जवाबदेही जनता के लिए होती है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि आगरा बहुत ऐतिहासिक शहर है
और जब मुझे लगता है कि देश में ही नहीं विदेश में भी अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए सोचता होगा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता होगा कि हमें आगरा चलना चाहिए, ताजमहल देखना चाहिए। तो यकीनन हमारे ताजमहल की वजह से हमारा आगरा फेमस तो है ही। तो सफाई की व्यवस्था तो अभी एक जिम्मेदारी हम लोगों की है पूरी, क्योंकि जनता ने भी पूरा एक बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है। और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर के लिए मुझे सेविका के रूप में चुना है, तो मेरे लिए एक गर्व की बात भी है कि मैं यहाँ की सेविका हूँ। और जहाँ तक सफाई की बात करूँ तो मैं सफाई के लिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे बदलाव आगरा में आ चुके हैं और लगभग नई नई योजना के साथ हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग जो भी करते हैं वो जनता के पास होता है, जनता के मतलब सरकार की जो पारदर्शिता है ना, चाहे मैं हूं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे भारत सरकार, सरकार की जो पारदर्शिता है वो जनता के सामने है। और आगरा जिस प्रकार से विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है वो जनता देख रही है। हम लोगों ने भूमिका बनाई हुई है कि किस प्रकार से हम लोग दिन में सफाई करें, शाम को सफाई करें और रात में सफाई करें। 3 शिफ्टों में हम लोग आगरे की सफाइयां करते हैं और जो सफाई वाला जो कचरा है उसको एक जगह स्टोर भी करते हैं। और अभी उस स्टोर को जो हम लोग, जो एक इफ्को कंपनी है, उसको हम लोग खाद बना के उस कचरे को हम लोग दे देते हैं। अभी बहुत सारी योजनाओं के साथ अभी आपने देखा होगा कि हमारा एक हाथी घाट है, हमारे आगरा का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, तो उसको हम लोग उसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे कि ताजमहल और लाल किला और हाथी घाट ये लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जब पर्यटक यहाँ पर आए, ताजमहल देखने आए, लाल किला देखे, लेकिन साथ ही हमारे कल्चर को भी देखे। तो इसके लिए हमने जो हमारा हाथी घाट है उसको हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए अभी चुन लिया है और वहां पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। और एक व्यवस्था हमने ये बनाई है कि शाम को जब पर्यटक यहाँ पे रुकेंगे तो वहां पर गंगा आरती भी होगी। तो गंगा आरती में बाहर के जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो हमारे गंगा आरती में भी शामिल हों और हमारे आगरा का कल्चर भी वो लोग देखें। तो लगातार हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और आप लोग देखते भी होंगे कि पूरे आगरे में इस वक्त काम चल रहा है, चाहे मेन रोड हो हमारे, चाहे हमारी बस्ती हो, चाहे सीवर का काम हो, चाहे गंगा जल का काम हो, चाहे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रीफाइड हमें करना है वो भी हम लोग कर रहे हैं। टोरेंट से मिलकर हम लोग बातचीत करके समन्वय करके करते हैं उस काम को। तो लगातार विकास के काम चल रहे हैं। केंद्र सरकार हर साल स्वच्छता के नाम पर हर शहर की एक रिपोर्ट निकालती है। जिम्मेदारी है आपके पास कि अगली बार जो रिपोर्ट आने वाली है उसमें आगरा कहां दिखाई देगा, क्या टारगेट है अभी आपका? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार, ये सिर्फ हेमलता ने नहीं किया, भारत सरकार की जो अभी जांच हुई उसमें आगरा पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आया। ये एक बड़ी बात है मेरे आगरा के लिए और मेरे लिए एक चुनौती तो है ही, क्योंकि पोल्यूशन के मामले में अभी आगरा अभी इतना सारा, क्योंकि लगातार काम चल रहे हैं तो अभी वायु प्रदूषण होता रहता है। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की, लगातार हम लोग छिड़काव करते हैं कि टारगेट क्या रहेगा दूसरे स्थान पर अगर आप हैं, वो मैं चेक करवा लूंगा फैक्ट एंड फाइल्स। बिल्कुल, आप टारगेट बताइए कि आपका अगला टारगेट क्या है। हेमलता यहाँ की मेयर हैं, तो आगरा कहाँ दिखाई देगा ये नंबर बताइए। आगरा देखिए, मैं आपको बता दूं कि आगरा अभी तो सिर्फ खाली पोल्यूशन के मामले में दूसरे नंबर पर आया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे कार्यकाल में आगरा सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व पटल पर नंबर 1 आएगा। क्या बात, ये नेशनल टेलीविजन पर आपने कमिटमेंट किया है और ये क्लिपिंग आगे भी अपन रखेंगे। मंत्री जी से सवाल है, क्योंकि मैंने कहा था मैं क्रिटिकल हूंगा। सत्येंद्र जैन के कुछ फोटोग्राफ वायरल होते हैं दिल्ली तिहाड़ से, जेल की ही चर्चा हुई, उसी दौरान अचानक ट्रोल होने लगा कि आप एक काम करो यूपी लाओ, फिर हम दिखाते हैं कैसे जेल की सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ट्रोल जो था वो यहां के लिए पॉजिटिव था कि यहां की जेलों में हम ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करते, हमारे लिए हर कैदी समान है। तो ये ट्रोल सही था या ट्रोल ये माने कि ठीक है आगरा यूपी में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा कि वो किस व्यवस्था के तहत वहां पर फोटो वायरल हुए या क्या था, उस पर जांच चल रही है, कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है। लेकिन फिर भी अगर मैं एक
नागरिक हूं और कोई गलती से मेरे से अपराध हो गया या कोई राजनीतिक अपराध हो गया, उसके बाद मैं जेल जाता हूं, क्या यूपी में मुझे ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी जो फोटो वायरल हुए थे? अगर ये फोटो वायरल हुआ और ये चर्चाएं तिहाड़ जेल की आई, दिल्ली की आई, और जिसने भी टोल किया, कहीं न कहीं जिसने किया उसने उत्तर प्रदेश की जेलों को समझा, जाना है तब किया है। एक मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके समक्ष। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जेलों का निरीक्षण करने जाते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट जज हमसे मिले और केवल इस बात को लेकर के मिले कि जेलों में सफाई व्यवस्था, बोले शुरू बहुत पहले हम जब जाते थे तो बैरकों में बदबू आती थी, और उन्होंने बताया हमें, बोले हम सोचते थे कि ये लोग कैसे रहते होंगे जब बदबू आती है बैरकों में, लेकिन बोले मंत्री जी आपने और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो सरकार चल रही है, टॉयलेट की बदबू खत्म होगी है, बैरकों की तो बात छोड़ दीजिए। आप किसी भी जेल में चले जाइए, कोई भी चले जाए, मैं कह सकता हूं कि साफ सफाई और हमने वृक्षारोपण पे विशेष ध्यान दिया है। जेलों में आप अंदर जाएंगे तो जब एंटर करेंगे गैलरी में आपको लगेगा कि किसी पार्क में घूमने आए हैं, जेल नहीं है। ये व्यवस्था दी। रही बात पेशेवर अपराधियों के लिए, हमने मानवीय दृष्टि से काम किया है तो उनके लिए किया है जो अनायास घटित घटना में कैदी है। पेशेवर अपराधी है, नियम में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार उसे व्यवस्था मिलेगी, कोई छूट जेल में नहीं मिलेगी। ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और जेल में बड़े बड़े अपराधियों को एहसास हुआ है कि जेल जेल होती है, और ये एहसास माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। पहले की सरकारों में व्यवस्थाओं के लिए, अपना नेटवर्क चलाने के लिए पेशेवर अपराधी जेल में जाते थे और वहां से नेटवर्क चलाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पेशेवर अपराधियों को एहसास हुआ है कि जेल जेल है। पता करेंगे तो अंदर से उनकी सूचना आती है, कोई कहता है मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, कोई कहता है मेरा 8 किलो वजन कम हो गया है। ये व्यवस्था है जेलों में है उत्तर प्रदेश में और रहेंगी आगे। नियम के विरुद्ध कोई भी किसी भी कोई भी हो, नियम के अनुसार जो व्यवस्था उसी की व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ेगा। क्योंकि बात आती है कि सुधार कार्य बहुत जरूरी है। आपने बताया जेलों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ठीक है। उसका एक सर्वे रिपोर्ट भारत 24 बनाएगा और आपको यूपी के जेल की असली तस्वीर भी दिखाएगा, और ये तस्वीर अगर सही हुई तो आपको बुलाकर इसी मन से एक बार फिर से यही बातें फिर से सुनेगा। लेकिन इधर आते हैं, जी न्यूज नेशनल चैनल ने एक फिल्म बनाई है जेलों के विषय को लेकर के, उत्तर प्रदेश की उसमें चर्चा है और वो मैंने भी देखी है और सबने देखी है। लेकिन आपके माध्यम से एक मैं निवेदन करूंगा सभी देश प्रदेश वासियों से, कहीं भी कोई भी घटना हो जाए, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि कोई व्यक्ति जेल न जाए। ये प्रयास हम सबका होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमने बड़ी नजदीक से देखा है, जो व्यक्ति जेल चला जाता है उसके परिवार किस परिस्थिति से गुजरते हैं वो हमारे अच्छे से ध्यान में है। इसलिए ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे माध्यम से कोई व्यक्ति जेल न जाए, कोई भी वाद विवाद है उसको वहीं सुलझाया जाए। ये मेरा निवेदन है सब। निवेदन तो ये ज्यादा बेहतर आपके सामने खाकी बैठी है, क्योंकि जेल की जब शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, और ये निवेदन आप सभी से है। कोशिश रहे कि जेल कोई नहीं जाए, हमारी व्यवस्था जो है वहीं पर उनका अगर पैचअप हो जाता है तो करवा दें तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे सवाल। एक मैं श्लोक सुनाता हूं आपके माध्यम से, सभी के लिए है। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ना भोक्तम क्षीयते, बिना भोगे कटता नहीं। हम हो चाहे कोई भी हो, बिना भोगे कटता नहीं। कब तक नहीं कटता? कल्प कहते हैं 4 युग जब बीत जाए तब एक कल्प होता है। ये कलयुग है। कलयुग की 4 युगों में सबसे कम आयु है। इससे दूनी तुगनी आयु के हैं, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सभी। कल्प कोटि सतेरपि, सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं उसके बाद भी चाहे हमारा शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, बिना भोगे कटेगा नहीं। ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए, हम हो चाहे कोई भी हो।
आपने कई सारी बातें कही, क्रिटिक्स एक तरफ, लेकिन जो मुझे सबसे सराहनीय चीज लगी वो ये कि दो अप्रोचेस होती हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक इमोशनल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच के स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा जो है वो कैदियों को दी जाए, आपने बताया। इसके साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन टच की बात आप लगातार कर रहे हैं, किस तरीके से कैदियों को सर्विसेज दी जा रही हैं और उनको पूरा मौका भी दिया जा रहा है अपने परिवार वालों के साथ में मिलने का, और उसको आप समझते भी हैं और भावुक होते भी आप कई बार नजर आए, वो सराहनीय है। आपसे सवाल भी करूंगी, लेकिन पहले मैं हेमलता जी क्योंकि हमारे बीच में मौजूद है उनसे सवाल करूंगी। आप एक महिला हैं, मैं भी महिला हूं, और मोदी सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती आई है। उस बीच कितना चैलेंजिंग होता है इस मकाम तक आना, वो भी भारी बहुमत के साथ में आप आई हैं। आगे महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास आप करती हुई नजर आ रही हैं आगरा क्षेत्र की, अगर मैं बात करूं? देखिए, मेयर बनने से पहले मैं आगरा ग्रामीण विधानसभा की मेयर भी रही हूँ और धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतनी चिंता की है। अभी जो 33% कोटा हुआ उसके लिए भी माने प्रधानमंत्री जी को हम सब बहनें धन्यवाद देते हैं। जहां तक बहनों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। नगर आयुक्त साहब से मैंने कुछ चर्चा की कि हमारी जो श्रमिक बहनें हैं, श्रमिक निर्माण बहनें जो हैं, हमारी सफाई मित्र जो हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं क्योंकि वो सफाई करती हैं, कचरे के आसपास रहती हैं, और खास तौर से उनका वो समय, मैंने उसको नगर आयुक्त साहब को बोला कि कुछ हम अपनी बहनों के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने हमारे आगरा को, क्योंकि हमारे 100 वार्ड है, हमने 25-25 वार्डों में 4 जोनों में अपने यहाँ पर आगरा को बांटा हुआ है, और हमने कोशिश करी कि जो हमारी सफाई मित्र हैं, जो निर्माण श्रमिक बहनें हैं, उनके लिए हम लोग सैनिटरी पैड उनको फ्री दें। तो ये हमने कोशिश की और शुरुआत हमने कर दी इसके लिए। तो उनको हम लोग बुलाते हैं और बुला के उनके घर में जितनी भी बहनें हैं उनको हम लोग सैनिटरी पैड फ्री देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हम जो मलिन बस्तियां हैं, जहाँ पर बहनें कपड़ा यूज करती हैं और कई सारी बीमारियों से घिरी रहती हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां तक भी हमारी सफाई मित्र पहुंचे और उनको फ्री में सैनिटरी पैड दें। और जहां तक उनके बच्चों का सवाल है, तो आप लोग जानते हो कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि जो नगर निगम हमारे जो 2 विद्यालय हैं, एक भाइयों का एक बहनों का, बच्चियों का, तो हमने कोशिश ये की है कि हमारे जो विद्यालय हैं आगरा के, वो उनका कायाकल्प हो जाए। और मुख्यमंत्री जी ने जो हमें योजना दी उसके हिसाब से हमने अपने दोनों विद्यालयों का कायाकल्प किया और स्मार्ट क्लास वहां पर स्टार्ट की है। अभी आप लोग देखते होंगे, खासतौर से आपने महिलाओं के लिए पूछा, तो बच्चियों के लिए मैंने जो स्मार्ट क्लास चल रही है उसमें मैं देखने भी जाती हूँ। और अभी जब स्मार्ट क्लास में जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो यकीनन उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, उनको अच्छा वहाँ भोजन मिल रहा है, उनको खाने पीने के लिए जब अच्छा मिलेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो बहनों के लिए और बच्चियों के लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेमलता जी, क्योंकि आपने मंत्री जी ने पहले ही मुझे समय सीमा में बांध रखा है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 5 बातें, 5 चीजें जो आगरा में हेमलता सरकार इसलिए क्योंकि आप मेयर हैं, आप जिम्मेदार हैं, 5 वो बातें, 5 वो विकास के कार्य जो पाइपलाइन में हैं और आप करने वाले हैं, 1 लाइनर में बताइए। अभी तो हम लोग को एक करना है, क्योंकि अभी आगरा फ्लोराइड में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अभी जो गंगा जल हमारे सरकार ने हमको आगरा में दिया है, तो घर घर वो गंगा जल हमारा पहुंच जाए, इसके लिए हमारी प्रायोरिटी है। दूसरा, अभी जहां पर आपने देखा होगा कालिंदी बिहार में एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, उसको हम लोग खत्म करके 1 सिटी 1 फॉरेस्ट का एक प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले, बुद्धा पार्क वहां पे लगाने वाले हैं, ताकि वहां उस एरियाज के बच्चे जवान वहां पर खेल सकें, क्योंकि वहां पर कोई प्लेग्राउंड नहीं है। और दूसरा, अभी जो योजनाएं हम लोग की चल रही है उन्हें धरातल पे हम लोग लगातार उतारें, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। साथ ही आप लोग, कुछ हमारे जो पार्षद गण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पब्लिक्स हैं, हम लोगों को बोलती है कि कुछ एरियाज अभी ऐसे हैं जो जिनका सीमा विस्तार हुआ है, वहां पर अभी लाइटिंग नहीं है। तो मेरा प्रायोरिटी है कि पहले वहां पे लाइटिंग हो जाए। और जो भी हमारे पास कोई प्रार्थना पत्र आता है तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, पानी भरा हुआ है, तो मेरी प्रायोरिटी पहले ये है कि पहले हम वहां पर सीवर लाइन दें, गैस लाइन दें,
और गंगा जल हमारा प्रोजेक्ट वहां पर पहुंच जाए, उसके बाद हम रोड बनाए। तो ये 4-5 प्रायोरिटी मेरी हैं जो मैं पर लगातार अपने इसको कर रही हूँ। मंत्री जी, क्योंकि सेम सवाल आपसे भी रहेगा, मैंने पूछा 5 वो वादे इस मंच से जो पाइपलाइन में है, वन लाइनर में बताइए आप। जेल या होमगार्ड? दोनों ही? दोनों में 5 नहीं 10 20 हैं। प्रमुख बताइए प्लीज। देखिए, हमने कहा जेल मैनुअल हमने बदला अंग्रेजों के समय का, हमने बहनों को कपड़े में आजादी दी, हमने मंगलसूत्र की आजादी, हमने कैदियों को सुबह के भोजन के अलावा शाम को भोजन था, दोपहर बाद में हमने चाय बिस्कुट की व्यवस्था की, हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, कैदियों को कौशल विकास एमई से जोड़ करके उनको ट्रेनिंग कराने का काम किया। अभी एक हमने जूता उद्योग का आगरा की जेल में उद्घाटन किया है। दूसरा, जेल में जो भी काम कैदी करते हैं उनका एक बाहर जनता के बीच में जाए, आउटलेट जेल के बाहर जहां जगह है वहां आउटलेट बनवाए हमने। 8 आउटलेट शायद बन चुके हैं, 2-3 का तो उद्घाटन हम कर चुके हैं। और आपके माध्यम से एक मैं निवेदन फिर करूंगा देश प्रदेश की जनता से कि कैदियों का बनाया हुआ सामान अगर आपके जिले में मिलता है तो वो खरीदें और उनका मनोबल बढ़े, उनका परिश्रम बढ़े। परिश्रम बढ़ेगा तो कम से कम वो अपने घर भेज सकेंगे। हो सकता है उस परिश्रम से, उस उनके मेहनत के जो पैसा मिलेगा उससे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए या उनकी तारीख की व्यवस्था में आ जाए। ये एक मेरा निवेदन रहेगा। होमगार्ड के विषय के मैं थोड़ी भी चर्चा कर दूं। होमगार्ड के लिए मेरे विशेष सवाल है। पिछले दिनों हमारे कमिश्नर साहब जो डॉक्टर प्रतेंद्र सिंह जी हैं, मैंने उनसे जिक्र किया था कि कोई भामाशाह जो था वो सभी जितने पुलिस बल यहाँ तैनात था उनके लिए ड्रेस ऑफर करना चाह रहा था। ऑफर का मतलब स्पॉन्सर, लाइक ठीक है, एक समाज सेवा नहीं, होमगार्ड नहीं, जो पुलिस प्रशासन। तो जब बात हुई तो शायद उन्होंने मुझे जानकारी दी कि सभी को भत्ता आता है, ड्रेस के लिए सभी के पास भत्ता आता है। उन्होंने जब व्यवस्था बताई कि होमगार्ड के लिए व्यवस्था नहीं है, होमगार्डों के लिए ड्रेस के लिए कोई भी भत्ता नहीं आता है, वो अपने तरीके से मैनेज करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? जी, मैं वही जानना चाहूंगा आपसे। हाँ। मैं वही जानना चाहूंगा कि उनके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे उनको साल में किसी तरीके का भत्ता दिया जा सके, या कोई और भी फौरी व्यवस्था जिससे उनको प्रॉपर ड्रेसअप के लिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कहीं होमगार्ड का ड्रेसअप कहीं ना कहीं डाउन दिखाई देता है, डाउन फॉर्म दिखाई देता है, उसके लिए कुछ व्यवस्था है? होमगार्ड के लिए हम 3 साल में एक बार भत्ता दे रहे हैं और सीधा उनके खाते में दे रहे हैं। 3 साल में एक बार? 3 साल में एक बार। ओके। और होमगार्ड को हमारे को जो अंतर जनपदीय ड्यूटी के लिए जाता था वो मात्र उसे 30 रुपए मिलते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की, जैसे अन्य राज्यों में चुनाव में हमारा होमगार्ड गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 120 रुपए कर दिया है। दूसरा, उनका ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती थी उसके बाद में अगर दोबारा बुलाया जाता था उस ट्रेनिंग में उसके 160 रुपए मिलते थे, 260 रुपए, और उसमें 100 रुपए उसके कट जाते थे। और यहां मिलते थे ड्यूटी के 800 रुपए, तो कोई होमगार्ड वाला जाता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनके दैनिक भत्ते के बराबर भी हमने ट्रेनिंग भत्ता करा दिया। हमारे जिला कमांडेंट और मंडली कमांडेंट पे कोई हथियार नहीं होता था तो हमने पिस्टन स्वीकृत कराई है, खाली हाथ रहता था। ये हमने होमगार्ड में किया। होमगार्ड माननीय मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा का एक आह्वान किया था। हमारे होमगार्ड जवान ने ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक, जिला, मंडल और फिर प्रदेश में तिरंगा यात्रा का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने उसका समापन किया मुख्यमंत्री आवास के समक्ष। हमारे होमगार्ड के जवानों को पहले की अगर सरकारों की बात करें तो उनको ड्यूटी नहीं मिलती थी। आज हमारे होमगार्ड के जवान कम पड़ रहे हैं, प्रतिदिन ड्यूटी मिलती है हमारे होमगार्ड को। हमारे पास ड्यूटियां ज्यादा हैं, होमगार्ड कम है। अब ये स्थिति है हमारे होमगार्ड की। उसका कारण यह भी हो सकता है कि शायद जो मेन स्ट्रीम है वहां पर भर्तियां नहीं निकली हैं और जिसके चलते हमें व्यवस्था को सुचारू तैयार करने के लिए
वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं? ऐसा एक अधिकारी के पास में बैठा था, तब ये जानकारी मेरे को मिली। एक और हम बहुत बड़ी जानकारी दें। हमारा होमगार्ड का जवान ड्यूटी करके जब जाता है घर, और ड्यूटी के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन कोई एक्सीडेंट होता है, क्योंकि हमारे सामने आ रही है समस्याएं, एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमारे होमगार्ड के जवान के पास कुछ नहीं था उस समय। हमने बैंकों से टाई अप किया, 3-4 बैंकों से हमने टाई अप किया, और हमारे होमगार्ड का केवल करना है कि उसको खाता खोल करके अपना जो दैनिक भत्ता है उसे उस खाते में लेना है और यूज करना है, और 1 रुपया हमारे होमगार्ड जवान का कटेगा नहीं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बैंक 35 लाख रुपया उसे देगी, और हम 17-18 लोगों को दे चुके हैं 35 लाख रुपया। 5 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी उसे अब देने लगे, हमारी सरकार देने लगी है, तो 40 लाख रुपया उस परिवार को मिल जाता है। पहले 4 रुपए नहीं थे। ये व्यवस्था हुई है, और उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी बुलंदशहर में ये चेक हम देने वाले हैं। बस हमारा दीपावली से पहले हमारी योजना है कि हम जाकर के स्वयं इस तरह का चेक दें। तो बहुत बड़ा बदलाव हमने होमगार्डों में, वृक्षारोपण के अभियान में हमारे होमगार्ड की बहुत बड़ी भूमिका रही। 5 लाख पौधा हमारे वृक्षारोपण के हमारे होमगार्ड जवान ने लगाए। जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए हैं सरकार ने, हमारे अमृत सरोवर पर होमगार्ड ने पिछले समय में हमारे होमगार्ड जवान ने वृक्षारोपण किया। हमारा होमगार्ड का जवान हर गांव से आता है लगभग, और उसकी देख रेख भी करता है। होमगार्ड में बहुत कुछ बदलाव हमने होमगार्ड में भी किया है। मैं समझने की कोशिश करूंगा आपसे होमगार्ड, क्योंकि जैसे कोई युवा है, यूथ है, वो तैयारी करता है, पुलिस में भर्ती होना है, ठीक है, तो होमगार्ड मजबूरी क्या है कि अगर हमारे पास साधन नहीं है, पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाया, एंड टाइम पर हमने होमगार्ड भर्ती के लिए, मुझे नहीं लगता होमगार्ड भर्ती के लिए आपकी क्या योजना है? मतलब भर्तियां हो रही हैं, क्या हो रही हैं? कोई अपनी इच्छा से आता है? मुझे बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं होमगार्ड भर्ती के लिए कोई लाला दिखाई देता। इसका कारण होमगार्ड की ऐसा नहीं है। एक मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। हमारे होमगार्ड के प्रति इतनी युवाओं में लालसा जागी है। पुलिस में एक हमारा पुलिसकर्मी मुजफ्फरनगर जिले का है, और वो उसका ट्रांसफर है वहां बलिया ड्यूटी कर रहा है। होमगार्ड का जवान हमारा जिस जिले का, उसी जिले में उसकी ड्यूटी है। तो पुलिस विभाग से ज्यादा रुचि आज के नौजवानों में, क्योंकि जिले में ड्यूटी करनी होगी, तो होमगार्ड के प्रति है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भर्ती निकालेंगे, देखना युवाओं का जोश। तो मतलब ये जानकारी आ रही है हमारे पास। उम्मीद कर रहे हैं कि होमगार्ड में बहुत लंबी चौड़ी भर्तियां निकलेंगी। चर्चा है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय पे। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर है कि होमगार्ड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है जो भी मापदंड के हिसाब से वो जल्द ही भर्तियां निकालने वाला है। ये मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हो रही है। ओके, चलिए, हाँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत उम्दा, क्योंकि जुड़े सवाल जो थे वो जेल से थे, होमगार्ड से थे। आपने आगरा की व्यवस्थाओं की बात की, आपने निगम की व्यवस्थाओं की बात की, आपने सफाई की व्यवस्थाओं की बात की। अगर कुछ है प्लीज। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और साक्षी जी, यू टू। अब आप बताइए, आप आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि हमारे बीच में कुछ हमारे सहयोगी हैं जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए आपके द्वारा। सराहनीय है आपके कार्य और विकास पथ की ओर भारत लगातार बढ़ रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर नरेश शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। श्री युवराज अमरीश पाल सिंह, सेक्रेटरी बलवंत एजुकेशन सोसाइटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी, आपके कार्य सराहनीय हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर समीर भाटी से भी मेरा आग्रह होगा कि आप मंच पर आए। आप स्टार इमेजिंग पाथ लेफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से हैं, और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, उजाला
साइग्नस रेनबो हॉस्पिटल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ में मिस्टर आमिर कुरैशी, समाज सेवी आगरा, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आए। साथ साथ में श्री योगेश अग्रवाल MD अग्रवाल एडवर्टीजमेंट से हमारे बीच में मौजूद हैं। इसके साथ साथ श्री दीपेश गुप्ता जी, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, नईमनाथ ग्रुप ऑफ आयुष इंस्टीट्यूट, कल्याणी दागर GM, हावर्ड प्लाजा द फर्म आगरा। साथ साथ में डॉक्टर राधे श्याम कुशवाहा, समाज सेवी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी के कार्य सराहनीय हैं और खासतौर पर जब आगरा की बात होती है, विकास पथ की बात होती है, तो आप सभी के योगदान के लिए आज आपको सम्मानित किया जा रहा है। साथ साथ में हमारे बीच में डॉक्टर विष्णु यादव MD ऑफ एक्यूप्रेशर UP से हमारे साथ में आए हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। मिस्टर विजय चौधरी, डायरेक्टर ओम शांति पैथोलॉजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर दीपक कौशिक, कौशिक एसोसिएट्स, आप भी मंच पर आएं, और मिस्टर प्रमोद बघेल, राकेश बघेल, शकील अहम प्रॉपर्टी डीलर्स, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।